जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9। ठीक है जी, पंचायत पढ़ रहे हैं हम। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं पंचायत के आर्टिकल्स। 243 में हमने परिभाषाएं देखी थी। ठीक है, आर्टिकल आपका 243 परिभाषाएं दी थी। ठीक है, 243 में क्या है? परिभाषाएं हैं। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधान मंडल कानून द्वारा उपबंधित करे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने आर्टिकल 243 बी देखा था, पंचायतों का गठन देखा था। 243 बी में क्या है? पंचायतों की गठन की बात बोली गई है। ठीक है जी, पंचायतों का गठन, 3 स्तरीय पंचायतों की गठन की बात बोली गई है। ठीक है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर। नेक्स्ट आपका 243 सी देखा था, पंचायतों की संरचना रूपरेखा देखी थी हमने। ठीक है, 243 डी देखा था। ठीक है, आर्टिकल 243 डी देखा था जिसमें स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपका 243 ई देखा था। 243 ई में आपका दिया है पंचायतों की अवधि दी गई है। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल देखा था हमने। ठीक है, 243 आपका ई में क्या है? 5 साल का कार्यकाल हमने देखा था। ठीक है, पंचायतों की अवधि। राज्य विधानमंडल या संसद ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो 5 साल का कार्यकाल चल रहा है उसको बीच में ही उसकी समय अवधि को कम कर दे। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। 243 ई देखा था। ठीक है, पंचायतों की अवधि 5 साल का कार्यकाल प्रथम बैठक से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी कारण पंचायत भंग हो जाए, अगर कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का है, दोबारा पंचायत के चुनाव होंगे। नई पंचायत आएगी जो पुराना समय बचा हुआ है उसको पूरा करेगी। ठीक है, अगर समय 6 महीने से कम का हो तो पंचायत का चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका आर्टिकल 243 ई बताता है पंचायतों की अवधि ध्यान में रखिएगा। 243 एफ आपका बताता है, ठीक है, सदस्यत्व के लिए निरताएं। ठीक, किन आधारों पर सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने देखी थी अयोग्यताएं क्या क्या थी। ठीक है, दोष सिद्ध हो जाए, अगर सजा मिल जाए, दोष सिद्ध हो चुका है। ठीक है, किसी कारण बस, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया, कोई ऐसा सजा हो गई, दोष सिद्ध हो गया। अगर कोई मानसिक रूप से विकृत है कोई व्यक्ति, अगर दिवालिया हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। राज्य विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायतों का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सेम नियम वगैरह दिए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 243 जी देखा था, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। 243 जी में क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। कौन कौन से उत्तरदायित्व मिले हुए? योजनाएं लागू करना, बनाना, वो सब हमने देखा था आर्टिकल 243 जी में। ठीक है, आर्टिकल 243 एच में क्या देखा था? कर लगा सकती है पंचायतें, कर वसूल कर सकती हैं। ठीक है, इनकम के सोर्स हो जाते हैं उनके, पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां। ठीक है, 243 हमने आई देखा था। 243 आई में क्या था? ठीक है, 243 में वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई थी, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई थी। ठीक है, ठीक है, 243 आपका हमने जे देखा था। 243 जे में क्या था? पंचायतों के खातों को ऑडिट करते हैं। ठीक है, वो सभी ऑडिट करने के नियम वगैरह देखे थे, कौन ऑडिट करते हैं, वो सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो पंचायतों का ऑडिट देखा था हमने। नेक्स्ट आपका 243 हमने के देखा था? निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन देखा था, पंचायतों का इलेक्शन देखा था। ठीक है, इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, पंचायतों का निर्वाचन देखा था। ठीक है, फिर 243 एल देखा था। 243 आपका एल देखा था, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों को उपबंध ए लागू होते हैं। ये पंचायत के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट आर्टिकल आज हम देखेंगे 243 एम देख लेते हैं दोस्तों। जितने भी आर्टिकल मैंने आपको डिस्कस किए हैं हम सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी वीडियोस को फॉलो करिएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से विकसित हो जाएगी। आर्टिकल 243 एम
आर्टिकल 243 में देखिए क्या दिया है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। ठीक है, जो पंचायत के जो उपबंध हैं किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे वो सब चीजें दिया है इस आर्टिकल में। ठीक है, जैसे देखिए आर्टिकल 243 के संविधान के भाग 9 पंचायती राज के प्रावधान कुछ विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। कौन से वो क्षेत्र हैं जिन पर लागू नहीं होंगे, मतलब सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। अगर उनको लागू करना है, ठीक है, तो संसद कोई कानून बना के लागू करेगी, ठीक है, या विधानसभा कुछ ऐसा प्रस्ताव लेके आएगी जो बहुमत से उसको पारित कराना होगा, तब उन क्षेत्रों पर पंचायत के आर्टिकल्स लागू होंगे, पंचायत के उपबंध वो लागू होंगे। ऐसा क्यों है, ठीक है, कौन से वो क्षेत्र है वो सब हमको यहाँ पता चलेगा। देखिए ये अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को उन स्थानों पर लागू न करने का नियम है जहां परंपरागत या विशेष स्वशासन संरचनाएं पहले से हैं। कौन से ऐसे क्षेत्र यहाँ पहले से चली आ रही है, संस्थाएं हैं वो अपनी चली आ रही हैं, ठीक है, तो पंचायत के वो जो प्रावधान है वहां लागू नहीं होंगे। जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र वगैरह वो उनकी बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, देखिए जैसे कि आर्टिकल 243 का क्लॉज जब 1 पढ़ेंगे उसके अनुसार आर्टिकल 244 में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र, आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है 5th शेड्यूल, और जनजातीय क्षेत्र 6th शेड्यूल में किसी भी पंचायती व्यवस्था का सीधा प्रावधान लागू नहीं होगा। मतलब 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है आपका, देखिए 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है, ठीक है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, खासकर उन क्षेत्रों में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र उनकी बात यहाँ पे बोली गई है। 6ठी अनुसूची में ये वाले राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद करने का आई थिंक सभी को ये चीजें पता होंगी, AMTM करके याद कर सकते हैं, AMTM, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एन से मिजोरम, ठीक है, ये आपके 6ठी अनुसूची में आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 243 M1 के अनुसार आर्टिकल 244 में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र 6ठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र मतलब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में किसी भी पंचायती व्यवस्था का सीधा प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में मतलब बाकी के जो 4 राज्य हैं उनको छोड़कर सभी और भी जो मतलब जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण अन्य सभी राज्यों में अनुसूचित जो क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के वो सभी आपके आ जाते हैं 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 6ठी अनुसूची में बाकी के ये 4 राज्य आ जाते हैं, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन पर अब सुनिए ध्यान से, इन पर सीधे पंचायत क्षेत्र के उपबंध लागू नहीं होंगे। जनजातीय क्षेत्र है वहां पे मतलब चीजों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जो चली आ रही हैं पहले से, ठीक है, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। अगर करना भी है यहाँ की पंचायतों के प्रावधान लागू करने भी हैं तो कानून बनाकर कर सकती है संसद। ठीक है, जैसे कि आपका एक पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये वाला एक एक्ट था, ठीक है, वो एक्ट पारित किया गया था जिसके पेशा 1996 एक्ट, ठीक है, ये आपका 5वीं अनुसूची यानी अनुसूचित क्षेत्रों, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देकर आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई एक केंद्रीय कानून है। तो इस तरह से जैसे ये आपका पेशा कानून बनाया गया था, ठीक है, तो इसको कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में आप पंचायत के प्रावधान लागू कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि अनुकूल मतलब वहां के एरिया को, ट्राइबल एरिया है वहां के सब, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका, यहाँ का मतलब जो कि स्थानीय भू राजनीतिक भौगोलिक कारण है वहां के, ठीक है, तो इस वजह से वहां के अनुकूल मतलब उनके अकॉर्डिंग नियम बना सके। सीधे सीधे पंचायत के नियमों को वहां लागू नहीं करते हैं, उनके अनुकूल नियम बनाए, इसलिए कानून बनाकर वहां पे लागू किया जाता है। पंचायत के प्रावधानों को मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, कुछ छूट दे दी जाएगी ताकि उनके अनुकूल नियम बन सके,
इसलिए अब आया समझ में कि संसद कानून बनाकर वहां क्यों लागू करती है सब चीजें, ताकि उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मैं उस क्षेत्र में रहती हूँ तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग नियम चाहिए होंगे, ठीक है, जो मेरी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए मिले, ठीक है। जैसे आपका कोई भी मतलब कोई भी योजना हो गई वो मेरे एरिया के अकॉर्डिंग मुझे मिले, ठीक है। इस तरह से वहां का कानून बनाकर प्रावधान लागू किए जाते हैं, ताकि वहां की जो जनता है, वहां की जनसंख्या है, उनके अनुसार उनको लाभ मिल सके, उनकी भौगोलिक जो संरचना रहती है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के जो मतलब पहाड़ी इलाका है, दूर दराज में फैले हुए हैं सब, ठीक है, जो इलाके हैं वो, तो एक ही मॉडल को लागू करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, एक ही मॉडल को वहां लागू नहीं कर सकते, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग वहां चीजों को लागू करना होता है। सीधे सीधे प्रावधान लागू नहीं कर सकते पंचायत के, इसलिए कानून बनाकर संसद कर सकती है। और क्या तरीका है, और ये तरीका है कि यदि कोई अपवादित राज्य चाहे तो उसकी विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पास करके भाग 9 को लागू कर सकती है, ठीक है। कोई राज्य है, अनुसूचित क्षेत्र वहां पे, तो वहां पर पंचायत के अगर प्रावधान लागू करने होंगे तो राज्य की विधानसभा, ठीक है, बहुमत पारित, मतलब प्रस्ताव पारित करना होगा बहुमत द्वारा, ठीक है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से, ठीक है, वो प्रस्ताव पारित करना होगा, तब आप वहां पे पंचायत के नियम लागू कर सकते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आई। आर्टिकल 243M का क्लॉज 4 का ए और बी पार्ट है। ए में दिया गया है विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पास करके भाग 9 को लागू कर सकती है, पंचायतों के उपबंधों को। आर्टिकल 243M क्लॉज 4 का बी में क्या दिया है, संसद बिना संविधान में संशोधन किए, मतलब संसद जो कानून बनाएगी ना, वो संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, ठीक है। संसद बिना संविधान में संशोधन किए नए कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में पंचायत को लागू कर सकती है, पंचायतें के उपबंधों को। जैसे कि आपका मैंने बताया पेशा एक्ट 1996 में एक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए मतलब पंचायती व्यवस्था का सीधा प्रावधान लागू क्यों नहीं हो सकता, इसका अर्थ यह है कि भाग 9 के नियम कानून स्वतः उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। मतलब पंचायती व्यवस्था का सीधा, पंचायत की जो व्यवस्था है उसका सीधा लागू नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संविधान के भाग 9 के नियम कानून स्वतः लागू नहीं हो जाते हैं, ठीक है। यानी भाग सीधे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत जैसी संरचना लागू नहीं कर दी जाएगी, ठीक है। ये स्थिति खासकर 5वां जो आपकी अनुसूची है और 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। आई थिंक आपको बेसिक सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है जी, यहां तक पढ़ा था हमने 5वीं 6ठी अनुसूची, ठीक है। और क्या दिया है, इनमें कुछ राज्य और क्षेत्रों को विशेष रूप से अवबाधित किया गया है। कुछ और क्षेत्र हैं, इन जो हमने 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के अलावा कुछ और क्षेत्र हैं, उनको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। जैसे कि आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, इन पूरे राज्यों में इस भाग की कोई बात लागू नहीं होगी, इनको भी जस्ट जोड़ा गया है। यहाँ भी संविधान के जो पंचायत के जो प्रावधान वो सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। मणिपुर हिल क्षेत्र हो गया आपका, जो पहाड़ी इलाके में है और वहां जिला परिषद मौजूद है, वहां भी पंचायत राज लागू नहीं होता, पहले से जिला परिषद वहां पे मौजूद है, ठीक है, वही सब व्यवस्था देखती है, ठीक है। तो वही सब व्यवस्था देखती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, वो सब अपने नियम बनाते हैं, वो व्यवस्था देखते हैं, तो पंचायतों के नियम लागू करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर संसद केंद्र को लगता है कि लागू करने होंगे तो कोई कानून ले आएगी या वहां की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके लागू कर देगी। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है जी। मणिपुर हिल क्षेत्र होगा आपके जो पहाड़ी इलाके हैं और जहां जिला परिषद मौजूद है, वहां भी पंचायत राज लागू नहीं होता, ठीक है। और आपका दार्जिलिंग जिले का पहाड़ी क्षेत्र हो गया पश्चिम बंगाल, जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कार्यरत है। देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, दार्जिलिंग जिले का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कार्यरत है, वही सब नियम कानून बनाती, वही देखती है। वहां जिला स्तरीय पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होते, ठीक है, वही सब अपने नियम कानून वह सब देख रेख करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, तो वहां पर पंचायतों के नियम लागू नहीं होते। तो विशेष ध्यान रखिएगा, मणिपुर हिल क्षेत्र हो गया, दार्जिलिंग जिले का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है।
और आपके अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 243 घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होती है। तो ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण मना कर दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल का थर्ड का ठीक है, ठीक है, तीसरे क्लॉज का इसमें दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 243 घ में हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, स्थानों को आरक्षण की बात 243 डी बताता है। ठीक है, 243 डी में आरक्षण की बात है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल बोल दिया है कि अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों से आरक्षण यहाँ पे मना कर दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेषकर। ठीक है, अब आर्टिकल 243 एम के कारण आदिवासी व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बची रहती है। आर्टिकल 243 एम के कारण क्या होता है, ठीक है, जो व्यवस्था यहाँ पे दी गई डायरेक्ट लागू नहीं होंगे, उसका मेन प्रॉफिट क्या है, मतलब उसका फायदा क्या होता है। उसका फायदा ये होता है, वहां पे जो निवासी हैं उनको क्या फायदा होता है कि आर्टिकल 243 एम के कारण आदिवासी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बची रहती, पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है वही रहती है। ठीक है, नए कुछ नियम जैसा पंचायतों के लागू कर दिया, ऐसा नहीं है, पहले से चली आ रही वही उनकी परंपरागत जो पहले से है वही उनकी लागू रहती है। तो उनको यहाँ पे थोड़ा इस आर्टिकल से उनको ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, आर्टिकल 243 एम का क्लॉज ये हमने आपको बता ही दिया। कोई अपवादित राज्य जैसे कि आपका यहाँ पे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम की जो बात हमने यहाँ बोली थी, ठीक है, ये अपवादित राज्य है कुछ, तो यहाँ पे अगर विधानसभा चाहे, उस राज्य की विधानसभा चाहे तो प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, भाग 9 को लागू कर सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया, अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 243 एम का 4 का क्लॉज बी, ए और बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, संसद बिना संविधान का संशोधन किए नए नियम लागू करके जनजातीय क्षेत्रों पंचायतों को लागू कर सकती है। ठीक है, बता दिया हमने आपको। पेशा एक्ट 1996 भी बता दिया हमने क्या है। फिर आपका जो 5वीं अनुसूची यानी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देकर आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई एक केंद्रीय कानून है आपका ये 1996 पेशा एक्ट। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि वो पंचायतों को लागू कर सकती है। ठीक है, विशेष अधिकार देकर, ठीक है, विशेष अधिकार दिए जाते हैं किसको, आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत वगैरह को विशेष अधिकार दिए जाते हैं इस एक्ट के द्वारा। तो इस तरह के ही कानून बना सकती है गवर्नमेंट, जस्ट एक उदाहरण है ये। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आया था। इतना ही है दोस्तों इस आर्टिकल में। मोटा मोटी बोले तो अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्र जो है वहां पर पंचायतों के नियम सीधे सीधे लागू नहीं होते, ताकि उनकी जो पहले से चली आ रही व्यवस्था उनको डिस्टर्ब ना हो। वैसे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एरिया रहता है। ठीक है, आदिवासी आगे वहां सुना ही होगा। ठीक है, उनके पहले से बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं। ठीक है, तो उनकी चीजों को डिस्टर्ब ना हो, जो परंपरागत उनके नियम चले आ रहे हैं वही उनके लागू रहें। और भी बहुत संस्थाएं पहले से मौजूद हैं जो सब चीजों को मैनेज करती हैं, देखती हैं, तो पंचायत को उपबंध लागू करने की आवश्यकता है भी नहीं। अगर फिर भी कुछ लागू करना पड़े, गवर्नमेंट को लगे कि जरूरत है, तो कानून बना के कर सकती है उनके अनुकूल, उनको जो अनुकूल मतलब उनके अकॉर्डिंग, तो उनको वो चाहिए व्यवस्था, सुविधा चाहिए, उसके अनुसार नियम कानून बना सकती है। आई थिंक समझ में आएगा। बाकी के जो यहाँ पे राज्य दिए थे, अपवादित राज्य यहाँ पे दिए हैं, उनकी विधानसभा चाहे तो पंचायत के कानून प्रस्ताव पारित करके लागू कर सकती है। इतना ही है इस आर्टिकल में दोस्तों। हमारे 2 आर्टिकल्स रह गए, आज हमने एम कंप्लीट किया है, एन और ओ 2 आर्टिकल्स और रह जाते हैं हमारे, फिर हमारा ये पंचायतों का खत्म हो जाएगा। जो आर्टिकल्स है वो नगर पालिका के आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सेम नगर पालिका के सेम ही आर्टिकल्स है, परिभाषा से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ भी परिभाषा से स्टार्ट हुए थे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है जी, जानकारी आपको समझ आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।